गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं सुधीर कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और इस टाइम पे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ रोजाना सुबह 10:30 बजे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स, वो भी हिंदी में। और एक चीज़ और, कल मैंने लिया था 10:30 बजे की स्ट्रेटजी की क्लास, क्योंकि अब प्री एग्जाम के लिए 145 डेज ही बचे हैं लगभग। तो उसी पे एक स्पेशल क्लास के 145 दिन में फिल्म्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पे कल मैं 10:30 बजे से क्लास ले लिया था। तो जो लोग कर लिए होंगे ठीक है, जो लोग नहीं देखे होंगे उसको देख लेंगे। जिनको इस बार प्री एग्जाम देना है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी की क्लास है वो। और चलिए, तो आज का हम लोग इस पे शुरू करते हैं, जो मैं रोजाना 10:30 बजे लेकर के आता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को पता ही है कि ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पे। और ये आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप लोग घर बैठे ऑनलाइन तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और आप इससे जुड़ेंगे तो आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से, या एप्पल है तो एप्पल के स्टोर से, आईफोन है तो। और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम सुदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम का प्रोफाइल लिंक और अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। आप लोग इन दोनों लिंक को जरूर फॉलो कर लेंगे, क्योंकि ये जो टेलीग्राम का प्रोफाइल लिंक है, इस पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ, सभी क्लास के लिंक, डेली न्यूज पेपर पीडीएफ वगैरह सब कुछ अपलोड कर देता हूँ, जो भी कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो। और ये जो अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, ये भी जरूरी है, क्योंकि इस पे आप लोगों के लिए फ्री में क्लास होती है, लाइव क्लास। अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे 3:30 बजे से रोजाना मैं यहाँ पे पूरे 1 साल के, 1 ईयर के करेंट अफेयर्स का, ठीक है, अफेयर्स का एमसीक्यू यानी क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करा रहा हूँ। जिन लोगों को इस बार एग्जाम दे देना है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो लोग 2022 में देंगे उनको भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और इसी चैनल पे 5 PM से मैं एनसीईआरटी का भी टेस्ट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का टेस्ट भी चल रहा है, जो भी बहुत जरूरी है। और इस पे 6 to 12 तक के मैं सारे एनसीईआरटी कवर कराऊंगा। अभी इस पे हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। अभी फरवरी में फर्स्ट वीक में फिर हिस्ट्री के साथ साथ मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी सब शुरू कर दूंगा। और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी पे हर कदम आपके साथ रहेंगे। ये है अपकमिंग कोर्सेज, ये सभी अभी शुरू होने वाली कोर्सेज है अनअकैडमी पे। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान। दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक प्लस और आइकॉनिक। ये दोनों जीएस के लिए है, और ये जीएस का फाउंडेशन बैच है। इस पे क्या है, प्लस पे आपको डेली लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। टॉपिक बाय टॉपिक इसमें चीजें क्लियर होंगी। और आप लोगों को पता ही है कि जीएस का फाउंडेशन, जीएस थोड़ा बड़ा है, तो मिनिमम 1 साल या उससे ऊपर लगता ही है कवर करने में। तो यहाँ पे 1 साल का भी फाउंडेशन है, 2 ईयर का भी है और 3 ईयर का भी है। 1 साल का फाउंडेशन इनके लिए जिनको इस 2022 में एग्जाम देना है उनके लिए है, और इसकी फीस है 49,500 रुपए। 2 साल का फाउंडेशन है उनके लिए जिनको 2023 में एग्जाम देना है, इसकी फीस है 72,000 रुपए। 3 साल का फाउंडेशन उनके लिए है जिन लोगों को 2024 में एग्जाम देना है, या जो भी 12th में है, या इसी बार 12th पास आउट हुए हैं, या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, अभी से प्लान किए हैं यूपीएससी के लिए, उनके लिए उनकी फीस है 90,000 रुपए। इन तीनों पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे सब्सक्रिप्शन के समय। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस पे एक रिफरल कोड मांगता है, तो कोड है स्वदीप, SWADEEP। आप इस कोड को इस पे अप्लाई करेंगे तीनों फीस पे, जिस भी ईयर का आपको प्लान लेना हो उस फीस पे आपको 10% डिस्काउंट, यानी अगर आप 1 साल का लेते हैं तो आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपए आफ्टर डिस्काउंट। 2 साल के लिए ले लेंगे हो जाएगी 72 की जगह 64,800। अगर आप 3 साल के लिए लेंगे तो 90,000 की जगह 81,000 रुपए। दूसरा है आइकॉनिक। ये मैंने बताया था कि दोनों जीएस का फाउंडेशन है, तो आइकॉनिक में भी ये प्लस कोर्स वाली सारी चीजें मिलेंगी। ये सारी चीजें प्लस कोर्स वाली, क्योंकि रेगुलर इसमें क्लासेज होती हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं इसमें, जैसे आपको पर्सनल कोच में मिलेंगे, जो पर्सनली आपके ऊपर ध्यान देंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, आपके पूरे स्टडी प्लान पर निगरानी रखेंगे, और पर्सनली फीडबैक भी मिलेगा। ये भी फाउंडेशन ही है, तो ये भी 1 2 3 साल के लिए। 1 साल की फीस 69,500, 2 साल की 1,07,000 और 3 साल के 1,41,000। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का, तो इन सब पर भी आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगी 1 साल का 62,550, 2 साल का 96,300 और 3 साल का 1,26,900।
दूसरा है ये ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपको क्या करना है, ऑप्शनल आप 6 महीने के लिए ले सकते हैं सॉरी, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। 6 महीने की फीस है 22,500, 1 साल की 27,500, 2 साल का 40,000, 3 साल का 50,000। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का तो 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और 6 महीने की फीस हो जाएगी 20,250, 1 साल की हो जाएगी 24,750, 2 साल की हो जाएगी 36,000 और 3 साल की 45,000 रुपए। और अनअकैडमी समिट 2.0 आप जरूर इसको ज्वाइन करें। 30 और 31 जनवरी 2021 को है। और ये ऐसा समिट है जो आपको ट्रांसफॉर्म करेगा सीएससी के प्रिपरेशन के लिए। इसमें एक से एक स्पीकर्स आएंगे जो जो आपको मोटिवेट करेंगे। आप इनकी बातें सुन सकते हैं, जैसे पी चिदम्बरम साहब, कपिल सिब्बल, कैलाश सत्यार्थी, दुर्गा शक्ति नागपाल और अशोक खेमका, हरभजन सिंह, अजीत रानाडे, कुमार विश्वास, अनिल स्वरूप, प्रवीण कासवान जैसे लोग। तो ये जरूर आप लोग इसको ज्वाइन करें। 30-31 को है और आप सबके लिए फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जरूर सुनना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ में, तो जरूर इसको सुने। और ये 2 दिन होगा और 70 से ज्यादा आइकॉनिक स्पीकर और 20 टॉक और डिस्कशन सब कुछ। तो आप जरूर इसको ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है ये। और ये कुछ बैचेज भी हैं, जैसे 1 साल का जीएस का बैच अनअकैडमी शुरू कर रही है जिन लोगों को 2022 में एग्जाम देना है उनके लिए। 2 साल का भी फाउंडेशन है जिन लोगों को 2023 में एग्जाम देना है उनके लिए। और 2021 के लिए एक बैच शुरू हुआ होगा, ये सब होगा 1 जनवरी से। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे एनसीईआरटी का प्रीलिम्स बैच भी 1 जनवरी से शुरू होगा, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जरूर इसको ज्वाइन करें जो आपको। और एक वीकेंड बैच भी होगा जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए, वीकेंड पे अवेलेबल है, या जॉब के अलावा जो बीबीजी है शेड्यूल उनके लिए। तो जरूर उनके लिए 2021 का वीकेंड का ये 6 फरवरी से होगा। तो जरूर से जरूर आप देख लें, जिस भी बैच में आपको एडमिशन लेना हो ले लेंगे। कोड का ध्यान रखेंगे स्वदीप, SWADEEP। आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको सभी फीस में 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। ये रहा आइकॉनिक। आइकॉनिक का प्राइस भी 31 जनवरी से बढ़ने वाला है। 31 जनवरी से इसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो जिसको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना हो जल्दी ले लें। पर्सनल कोच के अंडर गाइडेंस में कुछ चीजें और अपग्रेड हुई हैं, इसमें फीचर्स आपको तैयारी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो 31 के पहले जरूर इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए आप लोग। और मान लीजिए हमने अभी पीछे देखा था कि जीएस का अलग फीस और ऑप्शनल का अलग फीस, लेकिन अगर आप जीएस और ऑप्शनल एक साथ लेते हैं, अगर जीएस का आइकॉनिक और साथ में अगर ऑप्शनल लेते हैं, तो ये भी वही 1 साल, 2 साल, 3 साल का फाउंडेशन। 1 साल का 88,705, 2 साल का 31,510, 3 साल का 61,220। इन सब पे आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का। तो और जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल अगर आप साथ में ले लेते हैं तो ये भी 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए। 1 साल का 70,103, 2 साल का 99,680, 3 साल का 21,200। इस पे भी 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो जरूर ध्यान में रखेंगे। ये है सोर्स जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं रोजाना मॉर्निंग 10:30 AM पे। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट। यहीं से मैं आपके लिए करंट के मैटर लेकर के आता हूं, एडिटोरियल्स और जो भी डेली न्यूज की बातें हैं। आज हम लोग चलिए एक एक करके टॉपिक देखते हैं कि आज हम लोग को क्या क्या टॉपिक देखना है। आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे रिसा के बारे में। क्या है रिसा, ये देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से। रिसा क्या है? एक परिधान है, कपड़ा है। क्या है खास इसके बारे में, क्यों चर्चा में है, सुनिए ध्यान से। एक एक पॉइंट बहुत ही आसान शब्दों में है कि त्रिपुरा की राज्य सरकार का लक्ष्य वहां के पारंपरिक परिधान रिसा, ये त्रिपुरा का पारंपरिक परिधान है, यानी वो वस्त्र है। और वहां का जो राज्य सरकार है क्या लक्ष्य है, ये देखिए कि त्रिपुरा के राज्य सरकार का लक्ष्य वहां के पारंपरिक परिधान रिसा को राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरा के विशिष्ट परिधान के रूप में बढ़ावा देना है। ठीक है, त्रिपुरा के विशिष्ट परिधान के रूप में बढ़ावा देने को सोच रही है त्रिपुरा का की राज्य सरकार। वहां का पारंपरिक परिधान है रिसा, और इसको क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर। और इसके लिए आंगनवाड़ी और जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको रिसा वर्दी प्रदान करने के साथ साथ त्रिपुरा हथकरघा तथा हस्तशिल्प विकास निगम में रिसा बनाने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा जैसी विभिन्न पहलुओं की शुरुआत की गई है। ठीक है, और रिसा की ब्रांडिंग इंडिया हैंडलूम ब्रांड के
तहत की जा रही है। ध्यान में रखेंगे, इसकी ब्रांडिंग इंडिया हैंडलूम ब्रांड के तहत की जा रही है, जो केंद्र सरकार की वोकल फॉर लोकल पहल का समर्थन करता है। तो जरूर ध्यान में रखेंगे, इसीलिए चर्चा में है रिसा। अब रिसा क्या है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। रिसा के संबंध में देखिए क्या कह रहा है। रिसा हाथ से बना एक कपड़ा है, ये हाथ से है, ठीक है ना, हैंडमेड है, हस्त निर्मित है, हाथ से बना हुआ है। हाथ से बना एक कपड़ा है जिसका इस्तेमाल महिलाएं शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए करती हैं त्रिपुरा में। और पारंपरिक त्रिपुरी पोशाक के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है रिसा, एक होता है रिगनई और एक होता है रिकुतु। त्रिपुरा में जो पारंपरिक वहां का पोशाक है, वहां का लोकल जो पोशाक है, जो कपड़े पहनते हैं, ये 3 होते हैं, एक रिसा होता है, एक रिगनई होता है, एक रिकुतु होता है। अब रिसा क्या है, आपने देखा कि महिलाएं शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए, अपर बॉडी को ढकने के लिए रिसा का उपयोग करती है। अब जो दूसरा है रिगनई, इसे देखिए क्या है, इसे मुख्य रूप से शरीर के निचले परिधान के रूप में जाना जाता है। रिसा ऊपर पहना जाता है, रिगनई नीचे। इसका शाब्दिक अर्थ है, और रिगनई का शाब्दिक अर्थ भी है पहनने के लिए, और इसे भारत के मुख्य परिधान साड़ी की स्वदेशी किस्म के रूप में समझा जाता है, रिगनई को ध्यान में रखेंगे। अब है रिकुतु। रिकुतु क्या है, ये देखिए। रिकुतु से शरीर के ऊपरी हिस्से को साड़ी की तरह ढकते हैं, ठीक है। एक हो गया ऊपर पहनेंगे, जो हो गया रिसा, एक हो गया रिगनई जो नीचे पहनेंगे साड़ी की तरह, और जो रिकुतु है अभी साड़ी जैसे पहनते समय ऐसे ढकते हैं, तो ये उसको रिकुतु से ढकते हैं। और रिकुतु का प्रयोग भारतीय साड़ी की चुनरी या पल्लू के तौर पर भी किया जाता है। और कभी कभी रिसा का उपयोग किसी व्यक्ति को टोपी या स्टोल देकर उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। तो जरूर ध्यान में रखेंगे, ये है रिसा। क्या है खास। अब रिसा का सांस्कृतिक महत्व क्या है, ये देखिए क्या है इसका रिसा का सांस्कृतिक महत्व। त्रिपुरा की 12 से 14 वर्ष की किशोर लड़कियों को सबसे पहले रिसा नामक कार्यक्रम में पहनने के लिए दिया जाता है। रिसा रिसा नामक कार्यक्रम एक होता है वहां पे, और ये जो रिसा है ये त्रिपुरा की जो 12 से 14 वर्ष की लड़कियां उनको वहां पे पहनने को दिया जाता है। और रिसा का प्रयोग पुरुषों द्वारा शादी और त्योहारों के दौरान पगड़ी के रूप में भी किया जाता है। और त्रिपुरा के लगभग सभी 19 स्वदेशी जनजाति समुदायों में रिसा का प्रचलन आम है। हालांकि प्रत्येक समुदाय के अपने अलग अलग डिजाइन भी हैं, और इसका उपयोग आदिवासी समुदायों द्वारा धार्मिक महोत्सव जैसे गरिया पूजा वगैरह में भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अब गरिया पूजा जो यहाँ पे होता है, इसका क्या महत्व है ये देखिए, क्योंकि रिसा का प्रयोग इसमें भी होता है। यह त्रिपुरा का एक प्रमुख महोत्सव है। कभी भी पूछे गरिया पूजा तो त्रिपुरा ध्यान रखेंगे, जिसका आयोजन चैत्र महीने के अंतिम दिन में किया जाता है। और यह त्रिपुरा के नृजाति जनजातियों त्रिपुरी और रिंग्स द्वारा एक फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और इस महोत्सव के दौरान गरिया नृत्य भी त्रिपुरा में किया जाता है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है आज का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में देखेंगे इस बार किसको मिला, क्या है और क्यों दिया जाता है। ये देखिए ध्यान से, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। अभी हाल ही में 32 बच्चों को उनकी असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में अक्सर 26 जनवरी के दिन दिया जाता है, उसके मतलब 26 जनवरी के पहले सप्ताह में। तो वही अगला लाइन यही लिखा है कि यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस के पहले सप्ताह में प्रदान किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस का जो पहला सप्ताह होता है उसी में प्रदान किया जाता है, और 32 बच्चों को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अब क्या है, क्यों दिया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को 2 श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाता है। कितने श्रेणियों के अंतर्गत? 2 श्रेणियों के अंतर्गत। पहला है बाल शक्ति पुरस्कार, दूसरा है बाल कल्याण पुरस्कार। ये जरूर ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की 2 श्रेणियां हैं, पहला बाल शक्ति, दूसरा बाल कल्याण। अब बाल शक्ति क्या है, पहले इसके बारे में पढ़िए। बाल शक्ति पुरस्कार क्या है, इसकी मान्यता क्या है बाल शक्ति पुरस्कार की, ये देखिए।
यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों अर्थात नवाचार, नए विचार जो भी हो, शैक्षिक योग्यता, सामाजिक सेवा, कला और संस्कृति, खेल और बहादुरी में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बच्चों को दिया जाता है, और किन बच्चों को दिया जाता है भी आगे पढ़ेंगे, उनकी योग्यता क्या है। वैसे 5 से 18 वर्ष होता है, यहाँ पे अगला लाइन है भी। तो और ये क्या है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कोई नया आइडिया हो, नए विचार हो, शैक्षिक योग्यता, सामाजिक सेवा, कला संस्कृति, खेल, बहादुरी में जो बच्चा असाधारण काम किया है, मतलब बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है, उसको दिया जाता है। और कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है तथा जिसकी आयु 5 से 18 वर्ष के बीच में है, इस पुरस्कार के पाने के योग्य होता है। ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब बाल शक्ति पुरस्कार के तहत क्या मिलता है ये देखिए। इस पुरस्कार के तहत एक पदक और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और 10,000 रुपए कीमत का एक बुक वाउचर, जहां से आप उतने कीमत की बुक कहीं से भी जाकर खरीद सकते हैं, एक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है बच्चों को, ठीक है, बाल शक्ति के तहत। पृष्ठभूमि क्या है बाल शक्ति की, ये देखिए। इसे वर्ष 1996 में असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1996 में, और वर्ष 2018 से बाल शक्ति पुरस्कार के रूप में यह जाना जाता है। इसको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में उस समय किया गया था, 18 से फिर बाल शक्ति पुरस्कार हो गया इसका, ठीक है। आगे देखिए, अब दूसरा है बाल कल्याण। बाल कल्याण के तहत क्या होता है, बाल कल्याण की क्या मान्यता है। यह उन व्यक्तियों और संस्थानों को, बाल कल्याण जो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति या संस्थान जिन्होंने, बाल कल्याण से ही समझ में आ रहा है कि बच्चों के कल्याण के लिए जो व्यक्ति या संस्था है। बाल शक्ति तो बच्चों को मिलता है क्योंकि बच्चों के साहसिक कार्य के लिए, और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में साधारण कार्य हो जो पहले हम लोग पढ़ा। बाल कल्याण क्या है, ये बाल कल्याण बच्चों को नहीं, बाल कल्याण जो बच्चों के कल्याण के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था या कोई व्यक्ति अगर पर्टिकुलर काम करता है उसको मिलता है। वही कहना है कि यह उन व्यक्तियों संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्र में बच्चों के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। इसमें योग्यता क्या होगी, किसको मिलेगा, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और भारत में रहता हो तथा 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का हो, ठीक है। और 31 अगस्त से ये लागू हुआ है, तो 31 अगस्त से 18 वर्ष होना चाहिए। एवं बच्चों के हित में कम से कम 7 वर्ष से कार्य कर रहा हो। मिनिमम क्राइटेरिया, ऐसा नहीं कि आज कर दिए तो आज में मिलेगा। कम से कम बाल कल्याण के क्षेत्र में 7 वर्ष से अगर वो कार्य कर रहा है तब। और कोई संस्था जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है और 10 वर्ष से बाल कल्याण के क्षेत्र में लगातार। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र हो, भारत का नागरिक हो, और कम से कम वो व्यक्ति बाल कल्याण के क्षेत्र में, बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में मिनिमम 7 वर्ष से उसमें कार्य कर रहा हो। और अगर कोई संस्था है तो पहली बात तो वो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं होना चाहिए, मतलब सरकारी संस्था नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट होनी चाहिए, एनजीओ वगैरह, और भी कोई संस्था हो सकती है जो 10 वर्ष से बाल कल्याण के क्षेत्र में काम कर रही है। तो ये व्यक्ति और संस्था दोनों के लिए यही क्राइटेरिया है। अब इसमें क्या में मिलता है पुरस्कार, ये देखिए इसमें पुरस्कार क्या दिया जाता है। बाल कल्याण पुरस्कार में क्या है कि दोनों श्रेणियों को, या चाहे वो व्यक्तिगत हो या संस्थान, में से प्रत्येक में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें क्रमशः 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार है। 1 लाख रुपए और 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, ये 3 पुरस्कार। और पृष्ठभूमि क्या है इसकी, इसे वर्ष 1979 में बाल कल्याण पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के रूप में फिर जाना गया। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे, 18 में ये भी और वो भी दोनों राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में शामिल हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक, वो है जेल पर्यटन। क्या खास है जेल पर्यटन में, देखिए क्या चर्चा है। पर्यटन मतलब घूमना, जेल घूमने का किसे शौक है, लेकिन देखिए क्या है पर्यटन क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र की बात है, यरवदा जेल आप देख रहे होंगे। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए
कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। उद्धव ठाकरे ने किया है ऑनलाइन कार्यक्रम से। और पुणे की 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल के बारे में आप लोगों को पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो 150 वर्ष पुरानी है ये यरवदा जेल से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों को, जो भी हमारे ऐतिहासिक जेल हैं, उनको नजदीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है आम लोगों को। और इस पहल के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों, इतिहास के जानकारों और आम नागरिकों को हमारे इतिहास के एक नवीन पहलू को अनुभव करने में सहायता भी मिलेगी। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, और इस पहल के पहले चरण में तकरीबन 500 एकड़ में फैली महाराष्ट्र की यरवदा जेल के कुछ हिस्सों को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और आगामी चरणों में इस पहल को नागपुर, नासिक, ठाणे, रत्नागिरी जैसी अन्य जेलों तक भी विस्तारित किया जाएगा, जो ऐतिहासिक जेल हैं। जनता को उनसे रूबरू कराने के लिए, उनमें देखने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। और एक जात हो कि यरवदा जेल न केवल महाराष्ट्र में बल्कि दक्षिण एशिया में भी सबसे बड़ी जेलों में से एक है, इसीलिए ऐतिहासिक जेल। ये खास बात। और क्या कह रहा है जेल पर्यटन के बारे में, कि ब्रिटिश शासन के दौरान यरवदा जेल की बात है। इस जेल में महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत विभिन्न भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। और इन महान नेताओं को जिन कोठरियों में रखा गया था उन्हें स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है। और वे ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाने में इन महान नेताओं द्वारा दिए गए बलिदानों को चिन्हित करते हैं, इसी वजह से। अगला हमारा टॉपिक है मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी 2020, एम सैंड पॉलिसी 2020 क्या कह रहा है। एम सैंड मैन्युफैक्चर्ड सैंड पॉलिसी क्या है, इसके बारे में देखिए। 2020 क्या है ये देखिए, कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में मैन्युफैक्चर्ड सैंड, यानी इसको एम सैंड भी कह सकते हैं, को लेकर अपनी बहुप्रतीक्षित नीति जारी की है, जिसके तहत निर्माण कार्य के लिए मैन्युफैक्चर्ड सैंड का उत्पादन करने वाली इकाइयों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। राजस्थान सरकार की पहल है, अच्छा पहल है, देखिए। और साथ ही इससे बजरी, जो रिवर सैंड पर निर्भरता को भी कम किया जा सकेगा। विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में बजरी के अवैध खनन पर रोक लगा दी थी। बजरी आप लोग जानते हैं, जो नदियों से निकलता है, छोटा छोटा होता है, गिट्टी टाइप का, एकदम छोटा छोटा, वो निर्माण कार्य में उसका उपयोग होता है। इसी वजह से इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी लगा दी थी, तो इन सब चीजों के लिए। आगे देखिए, और यह नीति निर्माण उद्योग के लिए भविष्य में काफी महत्वपूर्ण भी साबित होगी। अच्छा है ये। और यह नीति नई इकाइयों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद के साथ साथ खनन क्षेत्रों में भारी मात्रा में उत्पन्न कचरे के मुद्दे को भी संबोधित करने में सहायक होगी। और यह नई नीति प्राकृतिक बजरी के दीर्घकालिक विकल्प के रूप में मैन्युफैक्चर्ड सैंड की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, और मतलब जो वैसा बनाया जाएगा अब इसको। और यह नीति निवेशकों को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन और सुविधाओं का उपयोग कर एम सैंड इकाइयों को स्थापित करने में सक्षम भी करेगी। और यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी, बल्कि इससे आम जनता के बीच एम सैंड की प्रभाविकता को लेकर विश्वास भी पैदा होगा। और मैन्युफैक्चर्ड सैंड का उत्पादन खदानों से निकाले गए कठोर ग्रेनाइट पत्थरों और चट्टानों को तोड़कर किया जाएगा। बजरी का उपयोग नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे भी बजरी का के लिए 2017 से बैन कर दिया है, क्योंकि वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, ये सब हरास हो रहा है। जो भी ग्रेनाइट पत्थर है या जो भी बड़े बड़े चट्टान वगैरह, उनको तोड़ के छोटे छोटे बजरी बनाए जा सकते हैं, उसी को कह रहा मैन्युफैक्चर्ड सैंड। और वर्तमान में राजस्थान में तकरीबन 20 एम सैंड इकाइयां कार्य कर रही हैं, जो प्रतिदिन 20,000 टन एम सैंड का उत्पादन करती हैं। ये ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भारत पर्व 2021 क्या है, ध्यान से देखिए। 26 जनवरी से शुरू हुआ है भारत पर्व और ये 31 जनवरी तक चलेगा। क्या खास है ये देखिए। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत पर्व 2021 के आयोजन की शुरुआत की गई। अभी 26 जनवरी से की गई और यह पर्व 31 जनवरी तक चलेगा, यानी 26 से 31 जनवरी तक चलेगा क्या, भारत पर्व। आगे देखिए, इस मेगा आयोजन का उद्देश्य क्या है। इस मेगा आयोजन का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को जागृत करना और देश की समृद्ध एवं विविध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है।
और वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले के प्राचीर के सामने पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत पर्व का आयोजन किया जाता रहा है। तो ये ध्यान से रखेंगे क्या क्या चीजें हैं। और इसमें कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंडप अपने पर्यटन स्थलों, व्यंजनों, हस्तशिल्प और अन्य विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं और इस तरह भारत पर्व भारत की सांस्कृतिक विविधता की एक अनूठी झलक भी प्रस्तुत करता है। और इस आयोजन से देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की कला, संस्कृति, भोजन, कपड़े और परंपराओं को जानने समझने का अवसर मिलेगा। और इस वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के बारे में। क्या है, ध्यान से पढ़िए। विश्व प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक, लेखक और अकादमिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर को अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के 94वें संस्करण के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अखिल भारतीय जो मराठी साहित्य सम्मेलन है, इसका 94वें संस्करण चल रहा है और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर जयंत नार्लिकर को रखा गया है, घोषित किया गया है, उनको बनाया गया है मराठी साहित्य सम्मेलन में। और ये विश्व प्रसिद्ध हैं, खगोल वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं और एकेडमिशियन रहे हैं। और अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन मराठी भाषा के लेखकों का एक वार्षिक सम्मेलन है और ये मराठी भाषा के लेखकों का है, जिसे इस वर्ष मार्च माह में नासिक, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा। अब ये मार्च में आयोजित होगा और महाराष्ट्र नासिक में, तो ध्यान में रखेंगे। और पहले अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1878 में किया गया था और इस सम्मेलन की अध्यक्षता समाज सुधारक, लेखक और न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे ने की थी 1878 में। और इस सम्मेलन को मराठी भाषा में साहित्यिक वार्ता, बहस, अभिव्यक्ति और साहित्यिक आलोचना का केंद्रीय मंच भी माना जाता है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है क्वाड नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन के बारे में। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, चर्चा में क्यों है क्वाड नौसैनिक अभ्यास। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, 4 देश में मिलकर करते हैं। भारत, अमेरिका, जापान, इस बार ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ है, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एक और शामिल हुआ है। क्या, इसलिए चर्चा में है, ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट। कि प्रशांत महासागर में क्वाड देशों, पहली बात तो ये जो क्वाड देशों का होता है प्रशांत महासागर में होता है, ये ध्यान रखेंगे। अभी क्वाड देश में है कौन, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों को मिला करके क्वाड देश कहा जाता है। क्यों, अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो ये जो क्वाड देश हैं, इनके मध्य में आयोजित की जा रही है एक संयुक्त नौसेना अभ्यास, जिसको सी ड्रैगन कहा जाता है। इसमें पहली बार इस बार कनाडा भी भाग ले रहा है। ये ध्यान में रखेंगे, इस बार ऑस्ट्रेलिया भी पहली बार है और कनाडा भी पहली बार भाग ले रहा है, तो इसलिए ध्यान में रखेंगे। अब पहले सी ड्रैगन 2021 के बारे में पढ़िए। ये जो है अभी जो आयोजित हो रहा है, क्या है इसके बारे में। सी ड्रैगन 2021 15 दिनों, पहली बात है 15 दिन तक चलता है। 15 दिनों तक चलने वाले पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2021 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अमेरिकी क्षेत्र गुआम स्थित एंडरसन एयर फोर्स बेस में किया जा रहा है। पहली बात कि ये 15 दिन तक चलता है। दूसरी बात कि इसका आयोजन अमेरिका कर रहा है, अमेरिकी क्षेत्र गुआम वहां पे स्थित है एंडरसन एयर फोर्स बेस वहां पे। और इस अभ्यास में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स भी प्रतिभाग करेंगी, मतलब भाग लेंगी। और कनाडा ने इस सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कहा है कि वह भी हिंद प्रशांत के अंतर्गत आने वाले देशों में शामिल है और रॉयल कैनेडियन एयर फोर्स अक्सर अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करती है। तो इस बार कनाडा भी आ सकता है। और इसके अलावा सी ड्रैगन 2021 में कनाडा की भागीदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसके गठबंधन की ताकत और स्थायित्व को प्रदर्शित करने का एक अवसर भी है। अब क्वाड की पृष्ठभूमि क्या है ये पढ़िए। क्या है क्वाड की पृष्ठभूमि, देखिए क्या होता है क्वाड। क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का एक समूह है, जो हिंद और प्रशांत के चारों देश हैं। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता, कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए इन देशों ने एक दूसरे के सहयोग हेतु हाथ मिलाया है, हिंद और प्रशांत क्षेत्र में।
और गौरतलब है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ समुद्री भागों के हिस्से को हिंद प्रशांत क्षेत्र कहते हैं और वर्तमान में हिंद प्रशांत क्षेत्र में 38 देश शामिल हैं जो विश्व के सतह क्षेत्र का 44% है। 38 देश शामिल है, ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है, जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में किसी एक देश के बढ़ते प्रभुत्व के कारण उत्पन्न हो रही भू राजनैतिक और भू रणनीतिक चिंताओं के मद्देनजर 2007 में भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्वकर्ताओं के साथ मिलकर रणनीतिक वार्ता के रूप में क्वाड नामक औपचारिक समूह की बात की थी। जापानी प्रधानमंत्री ने, तो ध्यान में रखेंगे। और वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने का परिणाम स्वरूप 8 में हट गया था। क्वाड का सिद्धांत शिथिल पड़ गया, लेकिन वर्ष 2017 में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर क्वाड को क्वाड 2.0 के रूप में 2.0 के रूप में फिर से पुनर्जीवित किया है। और इससे पहले मार्च में कोरोना वायरस को लेकर भी क्वाड की मीटिंग हुई थी, जिससे पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी शामिल हुए थे। और क्वाड का उद्देश्य नेविगेशन की क्षमता, ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान, समुद्र क्षेत्र में शांति व सुरक्षा, परमाणु अप्रसार आदि मुद्दों पर बल प्रदान करना है। अब क्वाड को लेकर भारत का रुख क्या है क्वाड को लेकर के भारत का रुख, ये देखिए कि भारत ने क्वाड के सैन्यीकरण को लेकर परंपरागत रूप से अरुचि ही दिखाई है और कई मौकों पर तो क्वाड के सैन्यीकरण के मुद्दे पर विरोध भी दर्ज कराया है भारत ने। भारत का मानना है कि क्वाड का उपयोग असैनिक या नागरिक मुद्दों के लिए होना चाहिए। और वर्ष 2018 में सांग्रीला डायलॉग में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक भौगोलिक सिद्धांत प्रदान करता है, न कि यह कुछ देशों की विशेष रणनीतिक बल भी प्रदान करता है। और देखिए आगे क्या कह रहा है, और कुल मिलाकर भारतीय प्रधानमंत्री का इशारा क्वाड की तरफ था, जिसे भारत सहित कुछ देशों ने मिलकर एक विशेष रणनीति के तहत बनाया है। और हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन को वरीयता न देने का मतलब यह नहीं है कि भारत किसी अन्य संगठन तंत्र का हिस्सा बनेगा। तो भारत का रुख है, इसको लेकर के ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है, हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है भारत के कि भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर जिस प्रकार का तनाव बना हुआ है, उसे देखते हुए भारत को क्वाड के सैन्यीकरण की तरफ बढ़ना चाहिए। और क्वाड के सैन्यीकरण से हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र नेविगेशन सुनिश्चित होगा और इस क्षेत्र की सुरक्षा में इजाफा होगा, क्योंकि क्वाड ग्रुप के सदस्य देशों का लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता को बढ़ावा देना है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा टॉपिक है पद्म पुरस्कार 2021। क्या कह रहा है पद्म पुरस्कार 2021 के बारे में? 2021 में किसको मिला है, क्यों में मिलता है, क्या है पद्म पुरस्कार, इसके बारे में पढ़िए। आप लोगों को पता भी होगा क्योंकि हर साल में मिलता है, लेकिन फिर भी देखिए क्या खास है पद्म पुरस्कार 2021। क्या कह रहा 2021 के पद्म पुरस्कार के बारे में क्यों है चर्चा में? पहले ये देखिए कि हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है, अभी हाल ही में हुआ है। और इससे पद्म पुरस्कार 2021 से जुड़े हुए कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं ये पढ़िए। इस बार विभिन्न क्षेत्रों के 119 लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 119, जिनमें से 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री पुरस्कार है। जो पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म पुरस्कार के 3 टाइप होते हैं। पहला है पद्म विभूषण, और दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्म श्री। ये ध्यान में रखेंगे, 3 टाइप होते हैं पद्म पुरस्कार के। तो 119 लोगों को जो दिया जाएगा इस बार बहुत सारे क्षेत्रों में, इसमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री दिया जाएगा, ये ध्यान में रखें। और 2021 के पद्म पुरस्कारों में इस बार 29 महिलाएं भी शामिल हैं, 29 महिलाओं को भी दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त इन पुरस्कारों में विदेशी श्रेणी जैसे एनआरआई को, पीओआई को और ओसीआई को के भी 10 लोगों को शामिल किया गया है। और वहीं 16 लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है, जबकि एक व्यक्ति को ट्रांसजेंडर की श्रेणी में भी
पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे इस बार। और क्या कह रहा है, और वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे, सिंगर एसपी बाले सुब्रमण्यम, मतलब एक तो पूर्व पीएम जो है जापान के शिंजो आबे, उनको मिलेगा, और सिंगर है एसपी बाले सुब्रमण्यम जी, जिनकी मृत्यु हो गई है, इनको, तरुण गोगोई को मरणोपरांत, रामविलास पासवान को मरणोपरांत, और सुमित्रा महाजन जैसे नाम शामिल हैं पद्म पुरस्कारों में 2021 के, जो मरणोपरांत। और पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्ति कौन कौन है इस बार, एक बार देखिए कौन कौन व्यक्ति है पद्म विभूषण पाने वाले। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को मिलेगा पब्लिक अफेयर्स के लिए, एस पी बाल सुब्रमण्यम को मरणोपरांत मिलेगा कला के लिए, सुदर्शन साहू को मिलेगा कला के लिए, बीबी लाल को मिलेगा पुरातत्व के लिए, मौलाना वहीदुद्दीन खान को मिलेगा अध्यात्मवाद के लिए, डॉक्टर मोनप्पा हेगड़े को मेडिसिन, नरिंदर सिंह कपानी को विज्ञान और इंजीनियरिंग, पद्म अच्छा ये हेडिंग है यहाँ पे, ये ध्यान में रखेंगे, ये एक साथ ही आ गया है, वो तो पद्म विभूषण हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब पद्म भूषण पाने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को भी मिलेगा पब्लिक अफेयर्स के लिए, यहाँ पे पद्म भूषण ध्यान रखेंगे ना, ये पद्म भूषण की लिस्ट है, उसकी हेडिंग पीछे ही रह गई थी, वो टाइपिंग एरर है। तो पद्म भूषण वाले और कौन कौन है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पब्लिक अफेयर्स, नृपेंद्र मिश्रा को सिविल सेवा के लिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत पब्लिक अफेयर्स, धर्म गुरु कबले सादिक को मरणोपरांत अध्यात्मवाद के लिए, कृष्णन नायर शांत कुमारी को कला के क्षेत्र में, चंद्रशेखर कमरा को मिलेगा साहित्य एवं शिक्षा के लिए, केशु भाई पटेल को मरणोपरांत मिलेगा पब्लिक अफेयर्स के लिए, रजनीकांत देवीदास को व्यापार और उद्योग के लिए, तरलोचन सिंह को पब्लिक अफेयर्स के लिए। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अब पद्म पुरस्कार किसको मिलेगा इस बार देखिए, पद्म अवार्ड नहीं सॉरी, पद्म अवार्ड के बारे में वो तो हमने बता दिया, बाकी 102 लोगों को पद्मश्री मिलेगा। 102 लोगों की लिस्ट यहाँ पे नहीं आ पाएगी, तो ध्यान में रखेंगे, वो जब होगा तो वो लिस्ट आ जाएगा उस समय। अब ये पद्म अवार्ड जो है ये 2021 में मिल रहा है, तो पद्म अवार्ड क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिए, क्या होता है पद्म अवार्ड। कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किया जाता है, 3 श्रेणी में दिया जाता है। और ये पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान इंजीनियरिंग, व्यापार उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि में प्रदान किए जाते हैं। और पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि 1954 में स्थापित किए गए इस पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। 1954 में स्थापित है गणतंत्र दिवस पे, और राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में आमतौर पर हर साल मार्च अप्रैल के आसपास आयोजित एक समारोह में प्रदान किए जाते हैं। और पद्म पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त ये पुरस्कार विदेशियों को भी दिए जाते हैं। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। और पद्म पुरस्कार जिसके अंतर्गत पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आता है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। और पद्म विभूषण और पद्म भूषण भारत रत्न के बाद देश के क्रमशः दूसरे और तीसरे बड़े नागरिक सम्मान है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021। इसके बारे में क्या कह रहा है, क्यों चर्चा में है, ध्यान से पढ़ें। कह रहा है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आया है 2021 का, इसमें कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार 2019 में जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावशाली देशों में भारत 7वें स्थान पर रहा है। अब इसके बारे में क्या है ये पढ़िए। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के बारे में क्या पॉइंट, तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मनी के बार्न में स्थित एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी किया जाता है, और वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाले वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में मौसम से संबंधित घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़, ताप लहरें आदि के प्रभाव को कम करने में विभिन्न देशों की क्षमताओं का विश्लेषण किया जाता है, और इसके अंतर्गत घातक मानवीय प्रभावों और प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान का विश्लेषण भी किया जाता है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे।
और 2021 में जारी सूचकांक वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक का 16वां अंक है और इसने वर्ष 2019 और 2002 से 2019 के दशक के आंकड़ों का विश्लेषण भी किया गया है। और 2019 में सबसे अधिक प्रभावित देश क्षेत्र मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास रहे हैं, जबकि 2000 से 2019 के पूरे दशक में सर्वाधिक जोखिम का सामना प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती ने किया है। तो सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अब वैश्विक जो जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 से संबंधित तथ्य क्या है, ये पढ़िए कि रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2019 के बीच 11,000 से अधिक चरम मौसमी घटनाओं के परिणाम स्वरूप 4,75,000 से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष के रूप में अपना जीवन खोया है और लगभग $2.56 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। और वैश्विक स्तर पर लगभग 11.8 मिलियन लोग तीव्र मानसून से प्रभावित हुए हैं और जिससे लगभग $10 बिलियन की आर्थिक क्षति का अनुमान भी लगाया गया है। अगला क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए कि क्या पॉइंट यहाँ पे एक आया है कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में 10 सबसे अधिक प्रभावित देश कौन से थे। 2019 में कौन से थे सबसे अधिक प्रभावित, ये देखिए मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी, अफगानिस्तान, भारत, दक्षिणी सूडान, नाइजर और बोलीविया। ये ध्यान में रखेंगे। आगे क्या कह रहा है, और दूसरा लिस्ट है कि वर्ष 2000 से लेकर 2019 के दशक में 10 सबसे अधिक प्रभावित देश कौन से थे। प्यूर्टो रिको, म्यांमार, हैती, फिलीपींस, मोजाम्बिक, बहामास, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड और नेपाल। तो ये है। और वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति क्या है, ये देखिए क्या है भारत की स्थिति। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत 7वें स्थान पर है, जबकि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 5वें स्थान पर। और इस वर्ष भारत ने अपनी स्थिति में 2 पायदान का सुधार किया है। ठीक है, 21 में भारत 7वें पे है, पहले में 5वें पे था। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में मानसून सामान्य अवधि से 1 माह अधिक तक जारी रहा था और जून से सितंबर के अंत तक औसत अवधि लगभग 110% दर्ज की गई थी। और क्या कह रहा है, और रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिक वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ के कारण लगभग 1800 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 1.8 मिलियन लोगों को पलायन करना पड़ा था। भारत की स्थिति है। और इस दौरान भारत में 8 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए, जिनमें से 6 बहुत ही गंभीर प्रकृति के थे। और अति गंभीर चक्रवात फानी से 28 मिलियन लोग प्रभावित हुए और इसके कारण भारत और बांग्लादेश में 90 लोग मारे गए तथा 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक हानि हुई थी। तो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है और ये अनअकैडमी कॉम्बैट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। लाइव टेस्ट सीरीज होता है ये अनअकैडमी की तरफ से और आप सबके लिए ये टेस्ट है, फ्री है। 7 फरवरी को होगा सुबह 11 बजे। करना कुछ नहीं, अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे जाना है, वहां पे जाके इनरोल करेंगे। इनरोल करते समय आपसे एक कोड मांगेगा, तो जो मेरा कोड है स्वदीप SWADEEP, आप एक कोड डाल देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप इस टेस्ट को फ्री में दे सकते हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग आएगी इसमें, पूरा लाइव टेस्ट सीरीज है। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइलिंग, दोनों को फॉलो करेंगे और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कल फिर हम लोग 10:30 बजे में मिलेंगे अपने अगली क्लास में 10:30 AM पे, यही करंट की। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।